नमस्कार साथियों, पीछे क्रांति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में आज हम लोग देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। इसके पहले हम लोग एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, आज इसकी दूसरी क्लास है। कोशिश करेंगे कि एग्जाम के पहले पहले आपको जो है ये पूरा कंप्लीट मिले। 7, 8 या 10 क्लास में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 2025 की लेटेस्ट वाली घटना चक्र है, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो इस नंबर पर जो है आप 8447967801 पर आप जो है व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं, तो आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। आज का जो है टॉपिक है पारिस्थितिकी। ठीक, पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीवों, समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1865 में हैंस सेटल ने किया था। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द का इकोलॉजी में नाम किया था। तो जो है जलवायु, जंतु, मिट्टी, वनस्पति, ये जो है पारंपरिक संबंधों की रूपरेखा इनकी, ठीक है, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्या कहते हैं, इसका जो व्याख्या है, समरी है, इसको आप देख लीजिएगा। हम लोग आते हैं सीधे प्रश्न पर। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। चल देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। तो करता किसके है? जीव और वातावरण के मध्य। यूपी RO 2014 में पूछा गया प्रश्न है। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिससे वे समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। तो किसने प्रस्तावित किया था? टॉन्सले ने किया था, जो उत्तराखंड में पूछा गया है। 1935 में MG टॉन्सले द्वारा प्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी। AG टॉन्सले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक एवं जैविक घटकों से होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह जैव एवं अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो यह क्या होता है? यह एक बंद तंत्र इसमें नहीं होता है। यह पूछा है, सही नहीं है। तो यूपी PCS प्रीम 2015 में पूछा गया प्रश्न। यहाँ से आपको एक आध प्रश्न देखने को जो है PCS एग्जाम में मिल जाएगा, जो कि अभी 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इसका सवाल देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, ना कि बंद तंत्र होता है। यहाँ का क्या है? बंद तंत्र। यहाँ क्या पूछा है? सही नहीं है। तो एक बंद खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गम होता है। गंतव्य की बंद तंत्र यह प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक, इनपुट और आउटपुट। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। भी गलत है, क्योंकि अभी ऊपर साल देखें, ये PCS में देखा हुआ, PCS मेंस में आया हुआ प्रश्न है। पहले जो PCS का मेंस होता था वो ऑब्जेक्टिव होता था, ठीक है। तो यहाँ भी वही ऑप्शन सही हो जाएगा, यह एक बंद तंत्र होता है। ये गलत है, नहीं है पूछा है। ठीक, एकदम सेम ऊपर वाला प्रश्न है। अगला देख लेते हैं। किन 4 घटकों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है? जल, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, मृदा, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता, विनियोजक, शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु और परजीवी। क्या पूछ रहा है? किन 4 घटकों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है? अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता एवं वियोजक। ये झारखंड PCS में पूछा गया है। साल देख लेते हैं। अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता तथा वियोजक, वियोजन अपघटक।
द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। ध्यातव्य है कि जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और वियोजक शामिल होते हैं। अजैविक घटक में प्रकाश, तापमान, वायु आदि शामिल होते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ROR 2017 में आया हुआ प्रश्न है। ROR 2017 में नीचे दो वक्तव्य दिए हैं जिनमें एक को अभिव्यक्ति ए व दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए क्या है? जीवमंडल एक खुला एवं विस्तृत तंत्र का उदाहरण है। सही है। जीवमंडल में पदार्थ से के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसमें ए सही है लेकिन आर जो है गलत है। ठीक, ए सही है, आर गलत है। ROR पूछा गया प्रश्न है। चलिए इसको विस्तार से देख लेते हैं। अजैव मंडल क्या है? जैव मंडल बायोस्फीयर मिट्टी, सैल, जल तथा वायु से बनी हुई एक परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसके साथ जीवित जीव संबंधित है तथा जैव मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। यह एक खुला तंत्र है क्योंकि इसमें पदार्थों का लगातार निवेश इनपुट तथा बहिर्गम आउटपुट होता है। ध्यातव्य है कि पारिस्थितिकी तंत्र से पोषक कभी समाप्त नहीं होते हैं। ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं, वे अनंत काल तक चलते रहते हैं। हालांकि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है तथा ऊर्जा का 10% भाग ही एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है, जिसे लिंडेमान की 10% नियम कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का निवेश तथा बहिर्गमन चलता रहता है, अतः ए सही, आर गलत है। तो यहाँ देख लीजिए आर में क्या बोला था कि बहिर्गमन पर नहीं होता है, ये इसलिए गलत हो गया है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्या पूछ रहा है? पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो जलमंडल, जीवोम, स्थलमंडल, जैवमंडल है। कैसे जैवमंडल है देखते हैं। ROR 2017 में प्री में पूछा गया प्रश्न है। जैवमंडल मिट्टी, सैल, जल तथा वायु से बनी हुई एक परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसके साथ जीवित जीव संबंधित है तथा यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। इस प्रकार जैवमंडल एवं आधारभूत ग्रही तंत्र होता है, जिसके जैविक एवं अजैविक दो संगठक होते हैं। विकल्प में दिए गए तीनों तंत्र पारिस्थितिकी जैवमंडल के अंतर्गत ही आएंगे, तो विकल्प कौन सा सही है? डी। चलिए देखते हैं अगला है पाई तंत्र के घटक एवं श्रेणियां। ठीक है, इसका आप लोग जो है सारांश पढ़ लीजिएगा, बाकी सीधे चलते हैं प्रश्न पर। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, क्या कहते हैं? आवास। बिहार 2019 में पूछा गया प्रश्न है। किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की सटीक जगह आवास कहलाती है। ठीक, इसका विस्तार है। इसमें ऑप्शन ए सही है, आवास। दूसरा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। ये IAS प्री 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें पहला है एक दूसरे में अन्योन्य क्रिया करने वाले जीव ऑर्गेनिज्म का एक समुदाय है। दूसरा, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों लिविंग ऑर्गेनाइज द्वारा आवासित। अगला है जीवों ऑर्गेनिज्म का समुदाय तथा साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में वनस्पति राज का और प्राणी राज। इसको देख लेते हैं विस्तार से। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी जैव घटक तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारितंत्र अजैविक व जैविक घटकों को मिलकर बनी हुई एक रचना होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सा जीव
से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, भूदृश्य, भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, जनसंख्या। अगला है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। सही क्रम पूछा है, ठीक है। तो सही क्रम इसमें कौन सा है? सी सही है। पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। इसको देख लेते हैं। पहले जनसंख्या है, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र, फिर निश्चित क्षेत्र या दृश्य। गंतव्य है कि एक ही जाति के जीवधारियों की संख्या को उनकी जनसंख्या कहा जाता है। दो या दो से अधिक जातियों की जनसंख्या मिलकर समुदाय का निर्माण करती है। कई समुदाय मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं तथा एक निश्चित क्षेत्र या भूदृश्य में एक या अधिक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जा सकते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तालाब, खेत, वन। देखिए तालाब लगभग आपको देखने को मिल ही जाता है अब, और वन, इसमें खेत जो है क्या है? कृत्रिम पारितंत्र। झारखंड पीसीएस में पूछा गया है। अगला देख लेते हैं। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है निम्नलिखित तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। बिल्कुल सही है। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। ये भी सही है। अगला है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। अगला है वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करता है। इसमें दो, पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, और दोनों इसमें सही है। इसका देख लेते हैं विस्तार। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक घटकों के दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, स्वपोषित घटक और परपोषी संगठक। स्वपोषित संगठक वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं, इन्हें ही उत्पादक कहा जाता है। उपभोक्ता परपोषी जीव होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। वियोजक कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? पहला, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित हैं। दूसरा, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादों की से संख्या से अधिक होते हैं। तीसरा है, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। अगला, द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली है। इसमें ऑप्शन क्या सही है? सी, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। कब पूछा गया है? पीसीएस प्री 2019 में। विस्तार देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादों पेड़ पौधों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं शाकाहारी से अधिक होती है तथा शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन, पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है और मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करिए। चलिए देखते हैं सही उत्तर कौन सा है। पहला है, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है, ए आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है किंतु आर गलत है। ए गलत है, आर सत्य है। इसमें क्या सही है? ए गलत है, आर सत्य है। कब पूछा गया है? यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 में। यहाँ से आपको एक आध प्रश्न पारिस्थितिकी से देखने को इन्वायरमेंट से मिल जाता है। ठीक, सभी एग्जाम में लगभग मिल जाता है, सभी एग्जाम के लिए कारगर है। चलिए इसको विस्तार समझते हैं। एक, पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पारितंत्र जैविक एवं अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना है। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैव तत्व एवं के जैविक प्रथा में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागम के प्रारूप में जैविक भू रासायनिक चक्र
कहते हैं मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, तो विकल्प डी सही है, मतलब ए गलत आर सही है। ठीक, एक क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं कह रहा है, इसलिए यह गलत हो गया है। अगर रहते हैं तो निर्भर है तो सही होता। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, बिल्कुल प्रभावित होता है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का खेत, वन, घास का मैदान, झील। इसमें आपको धान का खेत ऑप्शन सही है। इसमें वन, झील तथा घास का मैदान प्राकृतिक पारितंत्र, जबकि धान का कृत्रिम है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सार्वजनिक क्षेत्र में फैला हुआ है? मरुस्थल, घास के मैदान, पर्वतीय और समुद्रिक। तो समुद्र इसमें फैला हुआ है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है। पृथ्वी पर विद्यमान जलीय पारितंत्र मतलब जलमंडल का लगभग 97% समुद्र जल होता है। अतः यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। समुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र एक अस्थायी पारितंत्र का उदाहरण है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो समुद्र सबसे विशाल पारिस्थितिकी तंत्र में आता है। साल अभी आप लोग ऊपर देख ही चुके हैं, ये पीसीएस में पूछा गया है 2014 में। अगला देखते हैं, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो महासागर है। पीसीएस 2018 में पूछा गया है। देख लेते हैं इसका विस्तार से। सागरी महासागर मतलब महासागर पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है। सागरी पारितंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर रहता है। सागरी जल खारा होने के साथ ही घुलित ऑक्सीजन, प्रकाश व तापमान के स्थिर रहने के कारण सबसे स्थिर तंत्र है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारितंत्र? अभी हम लोग ऊपर देखें इस प्रश्न को, समुद्री पारितंत्र। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारितंत्र का उपभाग नहीं है? पर्वतीय तंत्र, सागरी तंत्र, निम्न स्थलीय पारितंत्र और अर्धशुष्क। तो इसमें सागरी पारितंत्र जो है सही है। प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। वे स्थलीय एवं जलीय तंत्र कहलाते हैं। पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, निम्न स्थलीय पारितंत्र एवं अर्धशुष्क पारितंत्र आदि स्थलीय पारितंत्र के उपभाग है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य भाग है। यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी असंतुलन। इसका सवाल आप लोग देख लीजिए। हम लोग आते हैं सीधे प्रश्न पर। ठीक है, ये जो है इसका वनोन्मूलन का जो है वनोन्मूलन का कारण है। प्राकृतिक आपदाएं हैं, वनों का चारागाह में परिवर्तन, वन भूमि व कृषि भूमि में परिवर्तन, झूम कृषि, वनों में आग भी लग जाती है। औद्योगिक एवं व्यावसायिक उद्योग के लिए भी वन को काट दिया जाता है। नीति निर्धारण, सतत विकास, संगठन का अभाव, शहरीकरण और कागज की भारी मांग। तो चलिए इसको हम लोग प्रश्न में विस्तार से एक एक प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? वनों को काटना, वनारोपण, वृक्ष जल प्रबंधन, जैवमंडल। तो ये आपका जो है तीनों सही है। वनों को काटना ये है जो है संतुलन नहीं बनाता है। वनों को काटना पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता। अगला है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो वनों उन्मूलन, बाढ़ या अकाल, मरुस्थल। तो वनों उन्मूलन इसमें सही ऑप्शन है। ठीक है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन के मूल कारणों में से एक वनों उन्मूलन है, जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़ और अकाल वर्षा की परिवर्तनशील में एक इसमें गौण कारण रखते हैं। ठीक, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कार्य में पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटने से, सामाजिक वनकी से, वनारोपण से, वनोत्सव। तो जब पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ेगा तो लकड़ी काटने से बिगड़ेगा, इसे जो है वन समाप्त हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, अगला देख लेते हैं, ये आरओ 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न ये पीसीएस प्री में 2005 पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसका
पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। जल प्रबंधन, वनारोपण, औद्योगिक प्रबंधन, वन्यजीव। तो इसमें औद्योगिक प्रबंधन का संबंध जो है पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है। अगला टॉपिक देखते हैं हम, वहन क्षमता एवं पारिस्थितिकी कर्मता। इसका डिटेल आप लोग पढ़ लीजिए, हम लोग सीधे आते हैं प्रश्न पर। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है जनसंख्या, वहन क्षमता, संख्या एवं जैव द्रव्यमान का पिरामिड, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तराखंड पीछे 2012 में पूछा गया प्रश्न है, इसमें है वहन क्षमता। सही ऑप्शन है आपका वहन क्षमता। वहन क्षमता अथवा जनसंख्या वहन क्षमता किसी भौगोलिक क्षेत्र में परितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस परितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए द्विक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? तो इकोटोन, पारिस्थितिकी कर्मता, आवास क्षेत्र। इसका सही ऑप्शन है पारिस्थितिकी कर्मता। पारिस्थितिकी कर्मता पद द्वारा केवल किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन किया जाता है। तो ऑप्शन मतलब इसमें भी सही है और ये IAS प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला टॉपिक देख लेते हैं, खाद्य श्रृंखला। ये काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। खाद्य श्रृंखला से आपको एक आध प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सीधे आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। घास, टिड्डा, मेढक। घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है। तो ये सीक्वेंस सही है। खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। घास उत्पादक है, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता है, मेढक द्वितीयक उपभोक्ता है, सर्प तृतीयक उपभोक्ता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह पूछा गया है उत्तर प्रदेश GIC 2010 में। अगला है, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं, आम। घास बकरा आदमी, बकरा कौआ हाथी। बकरा कौआ हाथी ये तो गलत ही है। घास, गेहूं, आम ये भी गलत है, तीनों प्राथमिक उपभोक्ता हैं। तो इसमें सही ऑप्शन है घास। घास को कौन खाता है? बकरा। बकरे कौन खाता है? आदमी या शेर भी खाते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ में लगातार 2 साल पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पादप होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। बेहद आसान प्रश्न है, ये भी छत्तीसगढ़ में पूछा गया है। इसका विस्तार भी देख लेते हैं। पौधों द्वारा संचित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करता है, इसी कारण हरे पौधे को प्राथमिक उपभोक्ता माना जाता है। इनका कार्य संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भोजन उत्पादन तथा ऊर्जा संचयन करना। हरे पादप सूर्य की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो प्राथमिक उत्पादकों अथवा हरे पौधों में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। शाकाहारी होते हैं, उदाहरण बकरी, गाय, हिरन, हाथी, खरगोश, टिड्डा आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी संगठन नहीं है? तो वायु। क्या वायु इसमें नहीं है? बाकी सब जो है ये राजस्थान पीछे से पूछा गया प्रश्न है। अगर देख लेते हैं, ये IAS 2013 में पूछा गया है। क्या पूछ रहा है? पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिससे जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। खाद्य श्रृंखला एक जात की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। इसमें केवल एक सही है। खाद्य श्रृंखला उस क्रम को
निर्देशन करती है, जो जीवों की श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों एवं श्रृंखला में होता है, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीव, पेड़ पौधे, जंतु अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अतः कथन एक सत्य है, खाद्य श्रृंखला विभिन्न जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है, अतः कथन दो सत्य है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए गए गुण का सही उत्तर चुनिए। चींटी, हिरन, बाघ, लोमड़ी। तो चींटी प्राथमिक उपभोक्ता और हिरन भी प्राथमिक उपभोक्ता है। कैसे देखते हैं इसको? इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कैसे? किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। दिए गए विकल्प में हिरन शाकाहारी प्राणी है अतः प्राथमिक उपभोक्ता है। चींटी अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है। यह पौधों के खासकर सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है। अगला प्रश्न, कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति स्पीशीज की संख्या में गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पंछियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। तो इसमें क्या सही है? ऑप्शन 1 और 3 सही है। ठीक, IAS प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। देख लेते हैं विस्तार से। तितलियां कई पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, अतः इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तितलियां खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य के रूप में कार्य करती हैं। यह बर्रे, मकड़ी, पक्षी, मेढक, सर्प इत्यादि का भोजन है, अतः तितलियों की संख्या में गिरावट से इस खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अगला देखते हैं क्या है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता है। शाकाहारी भी, मांसाहारी भी है। शाक, सब्जी तथा फल आदि के सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांसाहारी बच्चे होने पर द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं फाइटोप्लैंक्टन और समुद्री अवतीर्ण, समुद्री आवृतबीती और जलीय बायोफाइट्स। तो क्या सही है? फाइटोप्लैंक्टन। ठीक, ये ऑप्शन सही है। क्या है देखते हैं इसको डिटेल से। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन की ही उत्तरदायी हैं। किसके? पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के अधिकतर मात्रा के लिए ये जो है उत्तरदायी हैं। IPCS 2005 में पूछा गया है। अगला देख लेते हैं। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं और फ्लैट्स के द्वारा किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। MPPCS में पूछा गया है 2024 में, पिछले ही साल। तो इसको विस्तार से देखते हैं। तालाब के जलमंडल पारिस्थितिकी तंत्र में फंगस, बैक्टीरिया और फ्लैजेलेटी का कार्य अपघटक के रूप में होता है। ये जीवाणु और सूक्ष्म जीव जैविक पदार्थों को तोड़ने का कार्य करते हैं, जिससे पोषक तत्वों का पुनः चक्र होता है और पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो उत्पादक घटक कौन है? हरे पौधे हैं। UPPCS 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला इसका डिटेल देख लेते हैं। जैविक घटकों में से हरे पौधे उत्पादक घटक के अंतर्गत आते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। अगला है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। कौन सा आते हैं? हरित पादप।
अगला, जैव एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलियों का कार्य कौन करता है? तो उपभोग उपभोग उत्पादक करते हैं। ठीक है, इसका जो है इसमें ऑप्शन बी और सी दोनों सही हैं। कौन कौन से? बी एंड सी दोनों सही हैं, वियोजक और उत्पादक। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है ROR 2025-17 में पूछा गया प्रश्न है, क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। अगला है, द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। इसमें ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। ROR 2017 में पूछा गया प्रश्न है, इसका विस्तार से देख लेते हैं। इसका सॉल्व। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक संगठनों के दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से दो भाग हैं? स्वपोषी संगठक और परपोषी संगठक। स्वपोषी संगठक वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। यह प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता परपोषित जंतु होते हैं जो स्वपोषित पौधों प्राथमिक उत्पादकता द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों में अपना आहार ग्रहण करते हैं। द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता से तथा तृतीय उपभोक्ता प्राय द्वितीय उपभोक्ता द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों में अपना आहार प्राप्त करते हैं, जिसे इस प्रकार समझा जा सकता है। कैसे? तृतीय उपभोक्ता मांसाहारी, शीर्ष मांसाहारी। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी। उत्पादक क्या है? प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से पौधे। ठीक, आप चित्र में देख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो पर्वत सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र है। अगला है, अजैविक अवयव जीवाणु है। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र हैं। वर्षा ग्लोबल वार्मिंग है। पीसीएस प्री 2015 में पूछा गया है। इसमें ऑप्शन सी सही है, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र हैं, सही सुमेलित विकल्प है। सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र महासागर है। जीवाणु जैविक अवयव हैं तथा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैसें उत्तरदायी होती हैं, न कि वर्षा। अगला देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटन जीव कहलाते हैं? विषाणु, कवक और जीवाणु। तो कवक और जीवाणु इसमें जो है क्या हो जाएंगे? अपघटक जीव होते हैं। IAS प्री 2013 में पूछा गया है। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिससे पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो सके। अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों का अकार्बनिक यौगिक में तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केचुआ अपघटकों की भूमिका अदा करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम नहीं है? IAS प्री 2014 में पूछा गया है। तो डायटन, क्रस्टेशियन, हेरिंग। ठीक, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। चलिए इसको विस्तार से देख लेते हैं। डायटन क्या है? स्वपोषी है। क्रस्टेशियाई क्या है? शाकाहारी उपभोक्ता है। हेरिंग क्या है? मांसाहारी उपभोक्ता है। चलिए देखते हैं अगला, ऊर्जा का प्रवाह। ठीक, इसका आप लोग जो है विस्तार देख लीजिएगा। ऊर्जा का प्रवाह देखेंगे, पोषण स्तर देखेंगे और पिरामिड से संबंधित प्रश्न देखेंगे। इसको आप लोग PDF से पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं इससे प्रश्न, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला है, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है, सभी जानते हैं। अगला है, वही प्रश्न फिर रिपीटेड है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है, सौर ऊर्जा होता है। ये भी देखिए, यूपी पीसीएस से सभी एग्जाम में लगभग आपको देखने को मिला है। ROR BO, यूपी BO में, ROR एग्जाम में, मेंस में,
अगला देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। पहला है जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। दूसरा है जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है। अगला है प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। क्या सही है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ठीक, कैसे होता है विस्तार से देख लेते हैं। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों के योग ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ये IAS UPPCS प्री 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला देख लेते हैं 10% नियम किससे संबंधित है। तो ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, यही ऑप्शन सही है। ये छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया प्रश्न है। आगे देख लेते हैं इसका विस्तार। लिंडेमान 1942 में 10% का नियम 10% का नियम दिया है। इस नियम के अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने संचित करता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है। इस प्रकार खाद्य की कड़ी में प्रत्येक स्तर प्रथम द्वितीय तृतीय एवं सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के स्तर पर उपभोक्ता के 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर के भार में रूपांतरित करता है। अगला है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, हमेशा सीधा हमेशा उल्टा, शायद सीधा उल्टा। तो इसमें होता है हमेशा सीधा। MPPCS 2020 में पूछा गया है। तो विस्तार देख लेते हैं आप। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि जब ऊर्जा किसी विशेष पोषण स्तर से अग्र पोषण स्तर में पहुंचती है तो प्रत्येक स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा पिरामिड का प्रत्येक स्तंभ उस पोषण स्तर में किसी विशेष समय पर अथवा प्रति इकाई क्षेत्र वार्षिक ऊर्जा का द्योतक है। समुद्र में जैव मात्रा जैव भार के पिरामिड प्रायः उल्टे होते हैं, क्योंकि मछलियों की जैव मात्रा पादप पलकों की जैव मात्रा से बहुत अधिक होते हैं। अगला है पोषक स्तर बनते हैं केवल मांसाहारी जंतु से, केवल पौधों से, केवल जंतुओं से, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध में। UPPCS प्री 2023 में पूछा गया, अभी हाल ही में पूछा है। यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को लगभग हर साल मिल रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है PCS प्रारंभिक परीक्षा या किसी भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए। इसके विस्तार से देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार की जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है जिससे किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। खाद्य श्रृंखला में 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं जो इस प्रकार हैं। पोषण स्तर 1 स्वपोषित जीव प्राथमिक उत्पादक, पोषण स्तर 2 प्राथमिक उपभोक्ता, 3 द्वितीयक उपभोक्ता, 4 पोषण स्तर सर्वाहारी अंतिम उपभोक्ता होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में हस्तांतरण के पश्चात क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ जाती है, घट जाती है। बढ़ सकती है, क्या बोल रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में हस्तांतरित होती है तो यह घटती है। क्या होती है, घटती है। RRR 2017 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए इसको विस्तार से समझ लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली में जैविक प्रणालियों की दिशा में होता है। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थान परिवर्तित करती है तब उसका कुछ ह्रास हो जाता है, वो कुछ कम हो जाते हैं। अर्थात हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। इसलिए शीर्ष मांसाहारी के सबसे कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मांसाहारी और सबसे अंत में आता है, इसलिए उसको कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में हस्तांतरण
से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, घटती है? सेम वही प्रश्न फिर पूछा गया है यूपीपीएससी 2019 में। देखिए प्रीवियस ईयर का ये देखिए कि 2017 में कब पूछा गया है, 2017 RAR में यही सेम प्रश्न पूछा गया है। फिर यही सेम प्रश्न 2019 में पूछा गया है, 2019 पीसीएस प्रीलिम पूछा गया। तो ये होता है आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करना। यहाँ से आपको काफी प्रश्न देखने को डायरेक्ट मिल जाते हैं, इसलिए घटना चक्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफी कारगर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, शाकाहारी को, मांसाहारी को, सर्वाहारी को, अपघटक को? तो सर्वाहारी को प्राप्त है। ठीक, अगला देख लेते हैं, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो वह तालाब में। कैसे, ये देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जैव भार के रेखाचित्री निरूपण को जैव भार का पिरामिड कहते हैं। स्थलीय पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड सीधा होता है, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे तालाब, समुद्र आदि में जैव भार का बायोमास या पिरामिड उल्ट जाता है, अर्थात उल्टा होता है। अगला देख लेते हैं, वही सेम प्रश्न पूछा है, बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है? तो समुद्र में पाया जाता है। वहां तालाब में, यहाँ समुद्र में। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला टॉपिक है जैव वानिकी एवं जैव आवर्धन, जैविक आवर्धन। चलिए इसका आप लोग सारांश देख लीजिएगा। हम लोग सीधे आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, जैव वानिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? पहला है, इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन, यह पारिस्थितिकी तंत्र का पर्याय है, यह प्राकृतिक तंत्रों को मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। इसमें ऑप्शन 2 और 3 सही है, यूपी के लिए एग्जाम में पूछा गया है। इसका सवाल देख लेते हैं, जैव वानिकी अर्थात बायोनॉमिक्स ग्रीक शब्द बायो तथा नॉमिक्स शब्दों से मिलकर बना है। बायो शब्द का तात्पर्य है जीव या जीवन, जबकि नॉमिक्स शब्द ग्रीक शब्द का नॉमिक्स से व्युत्पत्ति है जिसका अर्थ है नियम। इस प्रकार बायोनिमिक शब्द एक शाब्दिक अर्थ है, जीवन के नियत प्रतीत होता है। जैव वानिकी पारिस्थितिकी तंत्र का पर्याय है या प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों पर बल देता है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा, किसमें? तो सांप में होगा। कैसे होगा, इसका विस्तार से देख लेते हैं। IAS प्री 1997 में पूछा गया है। खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीय स्तर पर उससे अधिक, तृतीय स्तर पर सबसे अधिक। चूंकि सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है अर्थात डीडीटी का सांद्रण सांप में सबसे अधिक होगा। अगला टॉपिक है जैव भू रासायनिक चक्र एवं जैविक अनुक्रमण। इसका आप लोग जो है सारांश देख लीजिएगा। हम लोग सीधे आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र, भू रासायनिक चक्र? तो कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। तो देखिए यूपीपीएससी 2012 और 2020 में लगातार मतलब 2 बार यही सेम प्रश्न पूछा गया है, इसलिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ठीक ठाक प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिल जाता है। चलिए इसका सॉल्व देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक व्यवस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप से पुनरागमन के प्रारूप को भू रासायनिक चक्र कहते हैं। निम्नलिखित, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय क्रम चक्र में पेश करने वाले पोषक तत्वों को निर्मित होने का मुख्य स्रोत है? तो है कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र। तो है सल्फर चक्र। IAS 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सवाल देख लेते हैं। फास्फोरस चक्र में फास्फोरस मुख्य रूप से चट्टानों के अपक्षय से मुक्त होता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से चट्टानों में फास्फोरस खनिज के रूप में होता है। उल्लेखनीय है कि यह कटाव या खनन गतिविधियों से अपक्षय चक्र में प्रवेश
करता है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला क्या है, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुकरण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? कीटों एवं कवकों के कारण, सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण, जल की सीमाओं एवं आग के कारण। तो इसमें जो है जल की सीमाओं एवं आग के कारण सही है। ISP 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्व। घास स्थलों में घास वर्षा के अधिकतर जल के पौधों की जड़ों तक पहुंचने से पूर्व ही अवशोषित कर लेती है। साथ ही आग लगने आदि कारणों से घास स्थलों की भूमि पथरीली और बंजर हो जाती है। ऐसी भूमि लाइकेनों के उगने के लिए आदर्श वातावरण उपलब्ध कराती है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम है? नगरीकरण, प्रवास, अस्थापना, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। प्रवास, नगरीकरण, अस्थापना, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। यही तो इसमें ऑप्शन ए सही है। 2016 चूंकि पीछे से पूछा गया है। ओडम नामक वैज्ञानिक ने अनुक्रमण को एक क्रमागत विधि बताया है। क्लाइमेट के अनुसार जैविक अनुक्रमण का सही क्रम है नगरीकरण, प्रवास, अस्थापन, प्रतिक्रिया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो वही सेम प्रश्न 2024 PCS प्री में भी पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है? यूपी PCS प्री 2024 में। ऑप्शन डी सही है, प्रवास, अस्थापन, प्रक्रिया और स्थिरीकरण भी आप ऊपर देख लिए हैं। ठीक, तो इसलिए देखिए अभी यहाँ कितने एक ही चैप्टर में कितने प्रीवियस ईयर प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। 2016 में पूछा गया है यूपी PCS में, 2024 में वही प्रश्न फिर रिपीट किया है। 2020 में पूछा गया प्रश्न है। क्या है प्रश्न, देखते हैं। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। एल्टन द्वारा, बेनेट द्वारा, बर्कले द्वारा, ड्रेसलर द्वारा। तो किया गया है बेनेट द्वारा। विस्तार देख लेते हैं इसका व्याख्या। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन W बेनेट द्वारा किया गया। इन्होंने यह अवधारणा वर्ष 1976 में प्रकाशित पुस्तक द इकोलॉजिक ट्रांजिशन, कल्चर, एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडाप्टेशन से प्रस्तुत किया था। 20 यूपी PCS प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न है। अगला देख लेते हैं। अगला है समुदायों का पूर्णतः जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। पारिस्थितिकी अनुक्रम, सीयर, समुदाय गति, जैविक तत्व। इसमें ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन बी सही है, सीयर इसमें सही ऑप्शन है। समुदायों के पूर्णतः जो पूर्ण क्रम एक क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे क्रमक सीयर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। समुदाय का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है कहलाता है। वही सेम प्रश्न है, तो कहलाता है क्रमक। MP से 2025 में अभी हाल ही में पूछा गया प्रश्न है। ये 20 से पूछा गया प्रश्न है। यूपी PCS प्री में भी उसी से संबंधित प्रश्न है। इसको विस्तार से देख लेते हैं पहले। यह एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना से उचित रूप से आकलित परिवर्तन को पारिस्थितिक अनुकरण कहते हैं, जबकि समुदाय का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है उसे क्रमक कहते हैं। सभी समुदायों का महत्वपूर्ण लक्षण पर्यावरण के बदलते स्वरूप के साथ इसके संगठन और संरचना में निरंतर परिवर्तन है। यह परिवर्तन क्रमबद्ध और भौतिक पर्यावरण के परिवर्तन के समानांतर होता है। अगला क्या है देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है, तो भू रासायनिक चक्र कहलाता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न घटकों से होकर गुजरने वाला भू रासायनिक चक्र कहलाता है, पोषक चक्र कहलाता है। इसके तहत जैव मंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच विभिन्न रासायनिक तत्वों का चक्रीय प्रभाव होता है। चलिए देख लेते हैं आगे। अगला क्या है टॉपिक, पारिस्थितिकी आंदोलन। ठीक, चिपको आंदोलन जो है इसी से संबंधित है। देखिए क्या है कि इसका सवाल आप लोग देख लीजिएगा। हम इससे सीधे आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययी है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो यह है चिपको आंदोलन का नारा। चिपको आंदोलन विस्तार से देख लेते हैं हम।
चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन का नारा था पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता। ठीक है, क्या था? पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता। इसका नेतृत्व करता सुंदरलाल बहुगुणा है। चिपको आंदोलन मूलतः उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहां के लोगों द्वारा 1970 के दशक में आरंभ किया गया आंदोलन था। इसमें लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया ताकि उन्हें कोई काट न सके। यह आलिंगन चिपको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। वही सेम प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस संबंधित है? पादप क्षरण से, बाघ से, घड़ियाल से। तो यह है पेड़ों की कटाई मतलब पादप संरक्षण से। ठीक, अगला है पारिस्थितिकी पदछाप एवं मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। इसका आप जो है विस्तार देख लीजिएगा। हम लोग चलते हैं इसके प्रश्न पर सीधे। ठीक है, देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, हाफस क्यूबिक फुट और क्यूबिक टन। इसका सही उत्तर है भूमंडलीय हेक्टेयर। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। RO 2016 में पूछा गया है। अगला देख लेते हैं, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो उसको जीवजात, पारिस्थितिकी पदछाप, जीवोम, निकेत। तो उसको कहते हैं पारिस्थितिकी पदछाप। पीसीएस प्री 2012 में पूछा गया है। तो लगभग आप जितना प्रश्न देखेंगे यहाँ से भी वो पीसीएस के लिए आपका ज्यादा मिल जाएगा। इसका सॉल्व देख लेते हैं। पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा है जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है। पारिस्थितिकी पदछाप कहलाती है। इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला IAS प्री 2020 में पूछा गया है। क्या पूछता है देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पदों का सर्वोच्च रूप से वर्णन करता है? आर्थिक रूप से यह निम्नलिखित में से किसका माप है? तो पहला है प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन में होने वाली दीर्घकालिक क्षति। दूसरा, किसी देश की जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता जिन्हें जलाकर देश अपने नागरिकों की वस्तुओं और सेवाएं प्रदान करता है। अगला है किसी जलवायु शरणार्थी द्वारा किसी नए स्थान के प्रति अनुकूलित होने हेतु किए गए प्रयास। पृथ्वी ग्रह पर किसी पृथ्वी व्यक्ति विशेष द्वारा अंशदान कार्बन। पदचिन्ह इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, प्रदत्त वर्ष में 1 टन उत्सर्जन में होने वाली दीर्घकालिक क्षति को कार्बनिक सामाजिक मूल्य कहते हैं। अगला देख लेते हैं, वही सेम प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन पोषक चक्र और फसल परागण होता है। ठीक है, नहीं थोड़ा अलग है प्रश्न, इसको देख लीजिएगा। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में कौन सी एक सही एवं समर्थन सेवा है? तो है क्या? पोषक चक्र और फसल परागण। ठीक, अगला देख लेते हैं। टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र। चलिए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। सॉल्व आप लोग PDF से कवर कर लीजिएगा। तो पहला है निम्नलिखित वृक्ष में कौन से पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो बबूल, यूकोलिप्टस, नीम और पीपल। तो यूकोलिप्टस जो है ये पारिस्थितिकी मित्र में नहीं आता है। यूकोलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति और पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहां की मिट्टी जल स्तर काफी नीचे चला जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो यूकोलिप्टस। सेम प्रश्न है, कब पूछा गया है? पीसीएस प्री 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो देखिए प्रीवियस ईयर लगभग पूछ रहा है। 2010-11 में पूछा था, फिर 22 में पूछा है। फिर वही सेम प्रश्न आपको कहाँ मिल जाएगा? 2005 में भी पूछा गया है। अगला देख लेते हैं, स्वस्थ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण है। तो तालाब और दलदल, झरना, नदी, तालाब, नदी, उपरोक्त सभी। तालाब और दलदल। स्थिर जल के आवास लैक्टिक आवास के अंतर्गत आते हैं, जैसे अधोगम, तालाब, झील, जलाशय। उनके पूछा गया है। अगला देख लेते हैं, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है।
इकोस्फीयर, इको बाउंड्री, इकोटिन, इकोटोन कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका विस्तार से। इकोटोन दो अलग अलग प्रकार के समुदायों को अलग अलग करने वाली वनस्पति का क्षेत्र है। इससे संक्रमण क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण वनों और घास के मैदान को जोड़ने वाला क्षेत्र या मैदानी क्षेत्रों के बीच चलने वाली एक धारा है। इस क्षेत्र की वन स्थिति अत्यधिक विशिष्ट है। क्षेत्र संकीर्ण या चौड़ा हो सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, दो विभिन्न समुदायों के बीच संक्रमण क्षेत्र कहलाता है इकोटाइप, इक्विडेन, इको। तो इसमें भी वही इकोसिस्टम है। ये भी प्रश्न आप, इकोटोन है संक्रमण क्षेत्र, इकोटोन कहलाता है। पीछे भी ये प्रश्न पूछा गया था, यहाँ भी वही सेम प्रश्न पूछा गया है, आगे भी सेम प्रश्न पूछा गया है उत्तराखंड पीसीएस द्वारा 2021 में। अगला प्रश्न देखते हैं। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब, नदी, दलदल। तो इसमें क्या सही है? नदी सही है। कैसे सही है देखते हैं इसको विस्तार से। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र किसी भी प्रकार का गतिमान जल हो सकता है, जैसे नदी, स्प्रिंग, चैनल, स्ट्रीम, क्रीक आदि। एक लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र में पानी के स्रोत में मुंह तक वायुमंडलीय गैस, मैलापन, अंदर के तापमान, उन्हें और घुलनशील पदार्थ मिश्रित होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, सर्वाधिक अस्थायी पारितंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो सर्वाधिक अस्थायी पारितंत्र जो है इसमें महासागर हम लोग पीछे देख चुके हैं। यहाँ भी महासागर है। यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया, ये भी यूपीपीसीएस प्री 2023 में पूछा गया है लोटिक के बारे में। अगला देखते हैं, सबसे अस्थायी पारितंत्र अभी ऊपर ही देखते हैं, महासागर है। अगला है, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? महासागर, झील, घास स्थल, मैग्रो, महासागर, घास स्थल, झील दोनों गलत हैं। अगला देख लेते हैं, मैग्रो, घास स्थल, झील, महासागर, मैग्रो, झील और घास। तो ये जो है ऑप्शन सी है, मैग्रो, घास स्थल और झील, महासागर। ये देखिए कब कब पूछा गया है। आईएएस प्री 2013 में ये प्रश्न पूछा है। वही सेम प्रश्न आरओ प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसलिए जो है प्रीवियस ईयर आप लोग एनवायरनमेंट का खास करके अगर आप प्रीवियस ईयर करके गए हैं तो आपसे अगर 15 प्रश्न आ रहा है तो 10-12 प्रश्न यहाँ से सही कर लेंगे, बाकी दो चार बचेगा उसको आप करंट से सही कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका विस्तार। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही क्रम मैग्रो है, फिर घास स्थल, फिर महासागर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है? तो अर्निज ने किया है 1973 में। अगला देख लेते हैं, मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आरओ 2021 में पूछा गया है। तो एफ.आई. क्लाइमेट्स ने किया है। ठीक है, क्या है? मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन एफ.आई. क्लाइमेट्स ने किया है। इस सिद्धांत का अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में एक समुदाय उच्चतम स्तर पर विकसित समुदाय होता है, जबकि दूसरी ओर एक समुदाय विकसित हो रहे होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नीचे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? किया था ग्रीनल ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। नीचे दिए गए कथन का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें एक और दो दोनों सही हैं। प्रत्येक प्रजाति एक विशिष्ट निकेत होता है। प्रत्येक प्रजाति अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित होता है। 2022 यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया प्रश्न है। अगला देख लेते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं पीसीएस प्री में लगभग प्रश्न आपको हर साल देखने को मिला है। एक प्रश्न, दो प्रश्न, कभी कभी किसी में 3 प्रश्न मतलब पूछा है। कभी अभी देखिए 24 में भी पूछा है, 22, 24, 23 हमेशा एक प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। चलिए अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक पारिस्थितिकी निकेत के बारे में सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। पहला है, प्रबल प्रजातियां विस्तृत एवं व्यापक पारिस्थितिकी निकेत को घेरती है। दूसरा है, प्राकृतिक परिस्थितियां क्षेत्र के परिवर्तन पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की अधिक संख्या
हो जाती है। अगला है पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है। तो ऑप्शन क्या सही है? संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है। यूपीपीसीएस 2024 में पूछा गया है। चलिए इसको विस्तार से देख लेते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की अधिक संख्या हो जाती है। यदि किसी आवास में संसाधनों का समान वितरण होता है तो एकल प्रजातियां का प्रभुत्व न्यूनतम हो जाता है। प्रबल प्रजातियां विस्तृत एवं व्यापक पारिस्थितिकी निकेत को घेरती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला विवादित प्रश्न है तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक, नेक्स्ट है वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद में जोड़े जाने में भारत में छत्तीसगढ़ राज्य का क्या स्थान है? ये छत्तीसगढ़ स्पेशल है। ठीक है, तो यहाँ से अब प्रश्न करंट का प्रश्न है तो प्रथम स्थान है, ये स्पेशल है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय के घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? इकोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन और थर्मोक्लाइन। तो ऑप्शन क्या सही है? पिक्नोक्लाइन। यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया है। देख लेते हैं। पिक्नोलाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। हेलोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है और थर्मोक्लाइन किसी जल निकाय की गहराई के साथ तापमान परिवर्तित करती है। क्या क्या करता है? फ्लोलाइन जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है, हेलोक्लाइन जल निकाय में लवणता को दर्शाता है और थर्मोलाइन क्या करता है? जल के निकाय में गहराई में तापमान परिवर्तन को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र निम्नलिखित महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। पहला है अपघटक सूक्ष्म जीवों को सतह पर लाकर, पोषकों को सतह पर लाकर, अधस्थलीय जीवों को सतह पर लाकर। तो इसमें ऑप्शन केवल 2 सही है। IAS प्री 2011 में पूछा गया है। चलिए इसका विस्तार भी देख लेते हैं। समुद्री उत्प्रवाह एक ऐसी घटना है जिसमें वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे तथा पोषक तत्वों से भरपूर जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। समुद्री उत्प्रवाह की घटना में पोषक पदार्थों समुद्री सतह पर आ जाते हैं जिससे समुद्री उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? पहला है पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया हो। दूसरा है पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना है। तो इसमें ऑप्शन क्या गलत बता रहा है? दोनों गलत हैं। IAS 2014 में पूछा गया है। आइए इसका थोड़ा विस्तार से इसको समझ लेते हैं। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया गया है। अतः एक असत्य है। एक में क्या कर रहा है? 1972 के अधीन घोषित किया गया हो, जिन्हें वन्यजीव अधिनियम 1972 क्या चेंज कर दिया है? वन्यजीव कर दिया है और पर्यावरण अधिनियम है यहाँ पर 1986, इसलिए यह गलत है। अगला है कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं को निषेध नहीं है बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसलिए दूसरा भी गलत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन 1 तथा दूसरे को कारण R कहा गया है। कथन 1 क्या कह रहा है? पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। R क्या कह रहा है? मानव क्रियाओं के वातावरण प्रभावित होते हैं। तो इसमें एक गलत है और R सही है। ठीक, RO 2016 में पूछा गया प्रश्न है। पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अतः अभिकथन ए सही है और R गलत। सही ए सही नहीं है और R सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनित जीनोम का एक उदाहरण है? जल तंत्र, घास का मैदान, वन वर्षा, फसली भूमि। यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया है, तो ऑप्शन डी सही है। ठीक, चलो इसको विस्तार से देख लेते हैं।
जल तंत्र, घास का मैदान और वर्षा वन प्राकृतिक जीनोम के उदाहरण हैं, जबकि फसल भूमि मानव जनित जीनोम का उदाहरण है। फसल भूमि क्या है? मानव जनित जीनोम का उदाहरण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागरीय जलों में मिलती हैं। 2 है, विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं। तीसरा है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परिपोषण करती हैं। इसमें ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही है। ISP 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आइए इसको विस्तार से देख लेते हैं। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीवों, मूंगे और कोरल पॉलिप के अस्थिपंजरों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। प्रवाल भित्ति का निर्माण लगभग 25 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय महासागरों के किसी तट या ध्रुव के सहारे होता है, इसलिए एक सही है। इसी प्रकार 2 देख लेते हैं। कोरल रीफ के अनुसार विश्व के कुछ प्रवाल भित्ति क्षेत्र के लगभग 19% ऑस्ट्रेलिया में एवं 17% इंडोनेशिया में। 19% कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, और 17% इंडोनेशिया में है। इस प्रकार कहा जाता है कि विश्व के 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्र में पाए जाते हैं। 2 सही है। तीसरा क्या कह रहा है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्ति कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों को परिपोषण करती है, तथा कथन सीन भी सही है। तो कहाँ पूछा गया है? ISP 2018 में। तो हमारा पारिस्थितिकी से समाप्त होता है। अगला टॉपिक है जैव विविधता। हम लोग जैव विविधता देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में जैव विविधता के साथ।